आर्थिक पहलू पर आते हैं क्योंकि 2025 तक आसिफ शेख की जो अंदाजन नेटवर्थ है वो करीब 30 करोड़ रुपए है। और उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा भाभी जी घर पर हैं से आता है, जहां उन्हें प्रति एपिसोड 75,000 रुपए से 80,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन यहीं पर लेख एक तुलना भी करता है, कोई मोई की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के दिलीप जोशी, जो प्रति एपिसोड 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाते हैं, उनकी तुलना में आसिफ शेख की प्रति एपिसोड कमाई काफी कम है। ये थोड़ा चौक। दिल्ली में एक घर जिसकी कीमत 5-7 करोड़ बताई गई है, और मुंबई के अंधेरी इलाके में एक अपार्टमेंट जिसकी कीमत 3-4 करोड़ के आसपास है। उनके पास मर्सिडीज बेंज और ऑडी Q5 जैसी गाड़ियां भी हैं, तो जो वास्तविक संपत्ति है वो भी 15-20 करोड़ के बीच है। ये आंकड़े उनके। नमस्कार, आज हम मनोरंजन की दुनिया के एक ऐसे कलाकार की कहानी में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं, जिनका नाम तो शायद हर घर में जाना जाता है, पर उनकी कला की रेंज उस पर शायद उतनी बात नहीं होती। आसिफ शेख एक बड़ा ही चौंकाने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड उस पर रोशनी डालता है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस लेख के जरिए आसिफ शेख की यात्रा को समझें। सिर्फ ये नहीं कि क्या हासिल किया, बल्कि भारतीय मनोरंजन जगत में लगातार बने रहना, अपनी पहचान बनाना, इसके क्या मायने हैं। और हाँ, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली बात। चलिए वहीं से शुरू करते हैं, वो काफी दिलचस्प है। तो लेख बताता है कि आसिफ शेख के नाम भाभी जी घर पर हैं शो में 350 से भी ज्यादा अलग अलग किरदार निभाने का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड दर्ज है। 350? हाँ, 350 किरदार, वो भी एक ही शो में। ये सुनने में ही मतलब अविश्वसनीय सा लगता है। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि इसमें 35 से ज्यादा तो महिला किरदार हैं, जवान लड़कियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक। क्या गजब की रेंज है। हाँ, ये आंकड़ा तो है ही हैरान करने वाला। पर मुझे लगता है सिर्फ नंबर से ज्यादा ना, इसके पीछे की जो कला है, जो मेहनत है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सोचिए, एक सिटकॉम जो हफ्ते दर हफ्ते आता है, उसमें लगातार करीब 10 साल तक इतने अलग अलग किरदार निभाना, ये सिर्फ एक्टिंग का टैलेंट नहीं है। इसके लिए तो जबरदस्त अनुशासन चाहिए, तैयारी चाहिए। हाँ बिल्कुल। हर नए किरदार के लिए एक अलग चाल ढाल, आवाज का उतार चढ़ाव, हाव भाव, वो सब बनाना और उसे विश्वसनीय दिखाना आसान काम नहीं है ये। बिल्कुल सही कहा। पर यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि एक ही शो में इतने सारे किरदार निभाना, क्या ये एक्टर के लिए मतलब थकाने वाला या कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को सीमित करने वाला नहीं हो सकता? क्या इससे एक तरह की इमेज बन जाने का खतरा नहीं रहता कि भाई ये तो बस किरदार बदलते रहते हैं? ये सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, किसी भी एक्टर के लिए टाइपकास्ट होना तो हमेशा एक चिंता रहती ही है, लेकिन आसिफ शेख के मामले में मुझे लगता है ये जो विविधता है ना, यही उनकी एक पहचान बन गई है। अच्छा। भाभी जी घर पे है में उनका जो अपना मेन किरदार है, विभूति नारायण मिश्रा, वो तो अपनी जगह है ही। ये जो बाकी के किरदार हैं, वो ज्यादातर उसी मेन कैरेक्टर के विस्तार जैसे हैं या उसकी शरारतों के हिस्से के तौर पर आते हैं। हाँ। तो दर्शक उन्हें विभूति के तौर पर भी जानते हैं और उनकी इस बहिरूपिया वाली क्षमता के भी कायल हैं। हाँ, ये यकीनन थकाने वाला हो सकता है, पर ये उनकी एक्टिंग की भूख और चैलेंज लेने की जो आदत है, उसको भी दिखाता है। ये तो एक तरह से उनकी यूएसपी बन गई है। सही कहा, ये उनकी यूएसपी है और इसी ने उन्हें दर्शकों के बीच एक खास जगह दिलाई है। अब जरा उनके आर्थिक पहलू पर आते हैं क्योंकि लेख 2025 तक आसिफ शेख की जो अंदाजन नेटवर्थ है वो करीब 30 करोड़ रुपए है। और उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा भाभी जी घर पर हैं से आता है, जहां उन्हें प्रति एपिसोड 75,000 रुपए से 80,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन यहीं पर लेख एक तुलना भी करता है, कोई मोई की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के दिलीप जोशी, जो प्रति एपिसोड 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाते हैं, उनकी तुलना में आसिफ शेख की प्रति एपिसोड कमाई काफी कम है। ये थोड़ा चौंकाता है क्योंकि भाभी जी भी तो बहुत पॉपुलर शो है। तो क्या ये सिर्फ शो की पॉपुलैरिटी का मामला या कुछ और बात है? देखिए, ये सिर्फ पॉपुलैरिटी का सीधा सीधा गणित नहीं है। लेख में एक बात कही गई है दर्शकों की पहुंच के अंतर की, और वो एक अहम पॉइंट है। अच्छा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा को एक तरह से यूनिवर्सल फैमिली सिटकॉम माना जाता है ना, जिसका दर्शक वर्ग बहुत बड़ा है, बच्चे, बूढ़े, जवान सब देखते हैं। हाँ। वहीं भाभी जी घर पर है का जो ह्यूमर है वो थोड़ा अलग है। उसमें व्यंग है, इशारे हैं, जो शायद थोड़े मैच्योर दर्शकों को ज्यादा अपील करता है। इसे अडल्ट कॉमेडी तो नहीं कहेंगे, पर उसका अंदाज थोड़ा नॉटी और शरारती किस्म का है। अच्छा, तो मतलब दर्शकों का जो टाइप है उसका भी असर पड़ता है। बिल्कुल। टीवी इंडस्ट्री का जो पूरा अर्थशास्त्र है
वो विज्ञापन पर बहुत निर्भर करता है। हाँ, वो तो है। तो जो शो ज्यादा बड़े और ज्यादा विविध दर्शक वर्ग को प्राइम टाइम में खींच पाते हैं, वो विज्ञापन देने वालों के लिए ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं। भले ही भाभी जी का अपना एक बहुत लॉयल और बड़ा दर्शक वर्ग हो, लेकिन तारक मेहता की जो व्यापक पहुंच है वो शायद उसे एडवर्टाइजिंग मार्केट में एक अलग बढ़त देती है। और इसका असर फिर कलाकारों की फीस पर भी दिख सकता है। ये दिखाता है कि कंटेंट का नेचर और उसका टारगेट ऑडियंस सीधे सीधे कमाई की क्षमता से कैसे जुड़ा है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि शो का फ्लेवर भी कमाई को प्रभावित कर सकता है जी। लेकिन जैसा आपने कहा, उनकी कुल आय सिर्फ इसी शो पर निर्भर नहीं है। लेख कहता है कि दूसरे टीवी प्रोजेक्ट्स, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, रियल एस्टेट निवेश, ये सब मिलाकर उनकी महीने की आय 20-25 लाख रुपए और सालाना आय 2 से 3 करोड़ तक पहुंच जाती है। हाँ, तो मतलब प्रति एपिसोड कमाई भले ही कम दिखे, लेकिन उनका ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो काफी सॉलिड लगता है। निश्चित रूप से 30 करोड़ रुपए की नेटवर्थ यूं ही नहीं बनती। ये 4 दशकों के लगातार काम, सही मौकों को भुनाने और शायद समझदारी भरे निवेश का ही नतीजा है। ये दिखाता है कि उन्होंने न सिर्फ कला के क्षेत्र में लंबा सफर तय किया है, बल्कि आर्थिक रूप से भी खुद को मजबूती से स्थापित किया है। एक सस्टेनेबल करियर का ये संकेत है। और ये सस्टेनेबल करियर, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? लेकिन दिल्ली में 11 नवंबर 1964 को जन्मे आसिफ शेख का परिवार बिजनेस से जुड़ा था। उन्होंने खालसा कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स किया, होटल मैनेजमेंट में भी हाथ आजमाया। अच्छा। लेकिन दिल तो एक्टिंग में ही लगता था। और फिर वो खींचे चले गए दिल्ली के थिएटर सर्किट, हाँ, मंडी हाउस की तरफ। मंडी हाउस। उनका पहला ब्रेक मिला 1984 में। भारत का जो पहला डेली सोप माना जाता है हम लोग, उसमें प्रिंस अजय सिंह का किरदार था। क्या जबरदस्त शुरुआत थी। हाँ, हम लोग तो आइकॉनिक था। बिल्कुल। इसके बाद उन्होंने फिल्मों का रुख किया। रामा ओ रामा, यारा दिलदारा, करण अर्जुन जैसी बड़ी फिल्मों में भी दिखे। प्यार किया तो डरना क्या में भी थे। मतलब एक पूरा दौर उन्होंने फिल्मों को दिया। लेकिन टीवी से उनका कनेक्शन टूटा नहीं। फिल्मों के साथ साथ यस बॉस जैसा हिट शो किया। हाँ, यस बॉस भी बहुत चला था। दिल मिल गए में भी दिखे। और फिर 2015 में आया भाभी जी घर पर हैं का विभूति नारायण मिश्रा का किरदार, जिसने उन्हें एक बिल्कुल नई और शायद पहले से भी ज्यादा बड़ी पहचान दी। ये सफर तो काफी उतार चढ़ाव वाला लगता है। टीवी से फिल्में, फिर वापस टीवी पर इतनी बड़ी सफलता। इंडस्ट्री में ये कितना आम है। अक्सर टीवी से फिल्मों में जाना एक अपग्रेड जैसा माना जाता है, और फिल्मों से टीवी पर वापस आना कई बार डाउनग्रेड या मजबूरी समझा जाता है। बहुत से कलाकार जो फिल्मों में जाते हैं वे या तो वहीं रह जाते हैं या फिर टीवी पर लौटने पर वो पहले जैसी सफलता नहीं पाते हैं। लेकिन आसिफ शेख ने न सिर्फ वापसी की, बल्कि टीवी पर एक ऐसा आइकॉनिक किरदार निभाया जो उनके करियर का शायद सबसे बड़ा पड़ाव बन गया। तो ये उनकी अनुकूलनशीलता, अडेप्टेबिलिटी का प्रमाण है। बिल्कुल, ये उनकी जबरदस्त अडेप्टेबिलिटी और शायद इंडस्ट्री के बदलती नब्ज को समझने की क्षमता दिखाता है। उन्होंने माध्यम बदलने के रिस्क को समझा और उसे अपने फेवर में मोड़ा। मंडी हाउस के थिएटर में जो एक्टिंग की बारीकियां सीखी होंगी, वो शायद उन्हें छोटे पर्दे पर किरदारों में गहराई लाने में मदद करती हैं। हाँ, हो सकता है। फिल्मों का अनुभव उन्हें कैमरे के सामने सहज बनाता है। तो ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है। थिएटर की नींव, फिल्मों का अनुभव और टीवी की व्यापक पहुंच, इन सब का उन्होंने खूब इस्तेमाल किया है। मंडी हाउस से वर्ल्ड रिकॉर्ड तक का सफर वाकई कमाल का है, प्रेरणादायक है। उन्होंने 1988 में ज़ेबा शेख से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी मरियम जो फैशन डिजाइनिंग में है और बेटा अलियजा जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनका परिवार दिल्ली में रहता है, जबकि आसिफ काम के सिलसिले में ज्यादातर मुंबई में रहते हैं। ये संतुलन बनाना तो काफी मुश्किल होता होगा। हाँ, ये मनोरंजन उद्योग में काम करने वाले कई कलाकारों की सच्चाई है। मुंबई काम का सेंटर है, लेकिन परिवार शायद अपने मूल शहर में ज्यादा कंफर्टेबल होता है या बच्चों की पढ़ाई वगैरह के कारण वही रहना पसंद करता है। सही, ये निश्चित रूप से त्याग और आपसी समझ की मांग करता है। शहरों के बीच लगातार आना जाना, परिवार से दूर रहना, ये उनके काम के प्रति जो समर्पण है उसका एक और पहलू है। और इस समर्पण और सफलता का असर उनकी संपत्ति में भी झलकता है, जैसा हमने पहले नेटवर्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखा था।
की कुछ संपत्तियों का जिक्र करता है। दिल्ली में एक घर जिसकी कीमत 5-7 करोड़ बताई गई है, और मुंबई के अंधेरी इलाके में एक अपार्टमेंट जिसकी कीमत 3-4 करोड़ के आसपास है। उनके पास मर्सिडीज बेंज और ऑडी Q5 जैसी गाड़ियां भी हैं, तो जो वास्तविक संपत्ति है वो भी 15-20 करोड़ के बीच है। ये आंकड़े उनके करियर की स्थिरता और सफलता को ही दर्शाते हैं। 4 दशक इंडस्ट्री में टिके रहना और लगातार काम करते रहना, ये सिर्फ कलात्मक संतुष्टि ही नहीं देता, बल्कि एक ठोस वित्तीय आधार भी तैयार करता है। ये उन युवा कलाकारों के लिए भी एक उदाहरण है जो इस इंडस्ट्री में लंबा करियर बनाना चाहते हैं कि टैलेंट के साथ साथ लगातार मेहनत और शायद कुछ हद तक फाइनेंशियल समझदारी भी जरूरी है। बिल्कुल। और इस लंबे करियर में उन्हें पहचान और सम्मान भी खूब मिला है। लेख 2016 में मिले ITA अवार्ड का जिक्र करता है, कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए। जी। उनकी कॉमिक टाइमिंग की तो खैर हमेशा तारीफ होती है, लेकिन किरदारों में आसानी से ढल जाने की जो उनकी क्षमता है वो भी कमाल की है। और सबसे अहम बात, 60 साल की उम्र में भी उनका जोश कम नहीं हुआ है। भाभी जी घर पर हैं तो चल ही रहा है। हाँ बिल्कुल। वे थिएटर से भी जुड़े हुए हैं और कभी कभी फिल्मों में भी दिख जाते हैं। कि भाभी जी में नई कहानियों और किरदारों पर काम हो रहा है, और कुछ OTT प्रोजेक्ट्स को लेकर भी बातचीत चल रही है। यानी गाड़ी अभी रुकने वाली नहीं है। ये वाकई काबिले तारीफ है। मनोरंजन जगत बहुत क्या कहते हैं, निर्मम हो सकता है, खासकर उम्र बढ़ने के साथ कलाकारों के लिए मौके कम होने लगते हैं। लेकिन आसिफ शेख इस ट्रेंड को जैसे चुनौती दे रहे हैं, उनका लगातार एक्टिव रहना और नए मौकों की तलाश में रहना दिखाता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। अगर आपके पास टैलेंट, एनर्जी और रेलेवेंट बने रहने की इच्छा है, वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक तरह से एक इंस्टीट्यूशन जैसे बन गए हैं जिनसे नई पीढ़ी बहुत कुछ सीख सकती है। उनकी विरासत सिर्फ उनके निभाए किरदारों या अवार्ड्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस निरंतरता, इस अनुकूलनशीलता और अपने काम के प्रति इस गहरे जुनून में भी है। सही कहा। पूरी बातचीत से हमने आसिफ शेख के व्यक्तित्व और करियर के कई अहम पहलू देखे। उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उनकी बेजोड़ बहुमुखी प्रतिभा का सबूत है। बिल्कुल। उनकी आर्थिक सफलता दिखाती है कि एक खास दर्शक वर्ग को साध कर भी कैसे इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई जा सकती है। उनका करियर ग्राफ, थिएटर से टीवी, फिल्मों और फिर वापस टीवी पर शिखर तक पहुंचना, उनकी अडेप्टेबिलिटी की मिसाल है। और 60 की उम्र में भी उनकी सक्रियता मनोरंजन जगत में उनकी स्थायी विरासत को दिखाती है। संक्षेप में कहें तो आसिफ शेख की यात्रा समर्पण, कला के प्रति सम्मान और समय के साथ कदम मिलाकर चलने की क्षमता का एक शानदार उदाहरण है। ये दिखाता है कि सच्चा कलाकार कभी सीखना बंद नहीं करता और हमेशा अपनी सीमाओं को चुनौती देने के लिए तैयार रहता है। और इसी बात पर एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। आसिफ शेख ने अभिनय के लगभग हर रंग को छुआ है, थिएटर, टीवी, फिल्में, कॉमेडी, ड्रामा, और वो 350 से ज्यादा किरदार। अब आगे क्या? क्या हम उन्हें भविष्य में डायरेक्शन या राइटिंग जैसी भूमिकाओं में देख सकते हैं, जहां वे अपने इतने सालों के अनुभव का इस्तेमाल एक अलग तरीके से करें? ये हो सकता है। या शायद वे किसी ऐसे एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट का हिस्सा बने जो उनके अब तक के काम से बिल्कुल अलग हो। सोचिएगा जरूर।